हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है। और जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही थी, उसमें जो हमारा अध्याय चल रहा था वो था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और सबसे पहले मैं जो अब हम आगे क्लास चालू करेंगे उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो मेरे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद इंतज़ार करने के लिए। और तो आगे देख सकते हो, अब आगे पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है। आगे जो हम छोड़ के गए थे वहीं से पढ़ेंगे। तो क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अगला टॉपिक वो दिया हुआ है, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश। आगे देखते हैं। जायंग पुष्प के स्त्री जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। जायंग एक स्त्री केसर एकांडपी या बहु स्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित युक्तांडपी हो सकते हैं। और फिर वे आपस में स्वतंत्र या वियुक्त अंडपी। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो हम ये जो चित्र है वो देख लेते। सबसे पहले तो इसका चित्र देख लेता। अब देख सकते हो इसमें कुछ दिए हुए हैं वियुक्तांडपी। ये कुछ चित्र है, आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। आप एनसीईआरटी में अच्छे से, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे क्या दिया है। वर्तिकाग्र पराग कणों के में अवतरण मंच का काम करता है। मतलब कि जो वर्तिकाग्र होता है, पराग कण आते हैं, उसका अवतरण मंच मतलब कि उसका स्वागत करता है। फिर आगे दिया है, वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फुला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। मतलब कि जो हमारी 11वीं की एनसीईआरटी है उसमें भी दिया हुआ अपरा के बारे में, तो आप उसको याद कर सकते हो। या फिर हम आगे पढ़ेंगे भी। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज एवं आर्किड तक हो सकती है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, तो वो है एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या। मतलब जो एक अंडाशय होता है उसमें बीजांड की संख्या कितनी होती है। तो जो एक एक बीजांड की संख्या होती है एक अंडाशय में, वो कौन कौन है उसका उदाहरण याद रख लेना, गेहूँ, धान और आम। और जो अनेक होते हैं मतलब एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं, उसमें क्या है, पपीता, तरबूज और ऑर्किड। ये याद रख लेना, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट में आता है या फिर दूसरे एग्जाम में भी करे तो आता है, लेकिन मैं स्पेशली नीट के लिए बता रहा हूँ। आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। आइए एक प्रारूपी अवरत बीजांड की संरचना से परिचित हुए। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की क्या दिया हुआ है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घिरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग केलाजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आगे देखते हैं। आगे दिया है, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाई कहते हैं। बीजांडकाई केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाई भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाई में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। फिर आगे दिया है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब कि जो गुरु बीजाणु होते हैं यानी कि उसे क्या बोलते हैं, जो अंडाणु बनते हैं उसके बारे में बताया है। यानी कि पेड़ पौधों में तो वो गुरु बीजाणु होता है।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो क्या दिया है, बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाई के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन द्विद्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। यह हम देख सकते हैं चित्र में, ये वाला, ठीक है, ये अ वाला आप देख सकते हो इसमें कि क्या क्या बीजांड का है। ये जो 4 कोशिका है ये वाली, वो देख सकते हैं इसके बारे में। ये द्वितीय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर बाद में 2 बनती है, 2 से फिर 4 हो जाती है, 1 होती है, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4 हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, स्त्रियाँ मादा युग्मकोद्भिद, स्त्रियाँ फिर मादा युग्मकोद्भिद। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि नर युग्मकोद्भिद हम किसे बोलते थे, ठीक है, हम पहले पढ़े थे पहले वीडियो में। तो स्त्री मादा युग्मकोद्भिद क्या है, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपविकसित अपभ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब जो 4 हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला जो चीज़ें थी हमने देखी थी, ये 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, उसमें से जो एक विकसित होगा कोई सा भी, और बाकी 3 जो है वो क्या होंगे, मर जाएंगे या गायब हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। मतलब जो युग्मकोद्भिद वो कौन है, भ्रूणकोश है, याद रख लेना। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाई की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं, और 2 न्यूक्लिएट केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। आगे दिया हुआ है, 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं में असंयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं, ठीक है। ये वाले जो चित्र है उसके बारे में बताना है, नीचे है ये वाले, ठीक है। यहाँ से कि उन्होंने बताया था ना कि ये जो है ये वाले प्रतिवसंत कोशिका, इसमें जो केंद्रक होते हैं 2 बाहर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो घिरे होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं निहित होती है। कितनी, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका है, किसमें, तो अंड समुच्चय उपकरण। ये याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले नीट के PYQ में आ चुका है। फिर है पिंजंडद्वारी छोर, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय केलजल छोर पर होती है, प्रतिवासांत एंटीपोडल कहलाती है। वृहद केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होते हैं। ये भी पूछा गया है अभी तक का कि जो आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होता है तो उसमें कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं बनते हैं, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं बनते हैं। ये भी नीट PYQ में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आगे भी आ सकता है। अब आगे देखिए, आगे दिया है परागकण। आगे क्या दिया है, परागण। परागण क्या होता है तो वो है, देखते हैं। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक
क्रमशः परागण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल है, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न होता है? मतलब कि जो हम देखे थे कि नर और मादा में जो हुआ था, नर में क्या हुआ था, परागकण बने थे, और मादा में जो भ्रूणकोश बने थे वो एक साथ होंगे, तो उसे क्या होगा, परागण, उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों पराग कोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या स्मरण संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन सामूहिक विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? मतलब कि इन्होंने बोला है कि बहुत सारी सूची होती है जो परागण होता है, क्या वो आप सूची बना सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार की सूची, वैसे तो यहाँ पे दिए होंगे, वो हम पढ़ेंगे भी। तो अब आगे क्या दिया हुआ है, परागण के प्रकार। जो परागण होते हैं उसके कितने प्रकार है? परागण के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 3। उसमें है स्वयुग्मी, ऑटोगेमी, मतलब कि खुद से खुद में होगा। फिर आगे आता है सजात पुष्पी परागण, फिर होता है परनिषेचन। ये 3 प्रकार के याद रख लेना, ये भी पूछे जाते हैं नीट में, और इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है वो परागण का स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। एक ही उसी पुष्प में परागकोश वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुला एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला, सामान्य पानसी, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना कोनकोवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मिलन परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते तथा अनुन्मील्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, उन्मिल परागणी और अनुन्मिल्य परागणी, ये इसके उदाहरण है, याद रख लेना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं, स्वपरागण होते हैं। तो उसमें फिर आगे दिया हुआ है, उन्मिल परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मिल्य पौधों को इससे फायदे हैं या हानि? क्यों? अब हम देखते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या देखते हैं? सजात पुष्पी परागण मतलब कि सेम जात के पुष्प, मतलब जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परागण है, क्रियात्मक रूप से तो परागण है, लेकिन इसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं, मतलब उसी पादप से परागण है, इसलिए क्या होगा, वो स्वयुग्मन जैसा होगा। लेकिन परागण इसलिए क्योंकि उसमें एक कारक आता है, मतलब कि दूसरा कोई एजेंट होता है जो उसे काम करता है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है परनिषेचन। थर्ड एग्जाम्पल जो क्या है परागण का, वो क्या है, परनिषेचन। क्या है, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादप के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है, मतलब आनुवांशिकता से चेंज होते हैं। फिर है परागण के अभिकर्मकीय कारक, वह हम देखेंगे अभी। इससे पहले हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें
जो पुष्प है इसमें देख सकते हो, ये एग्जाम्पल में भी आता है। तो ये जो मतलब भुट्टा होता है, कॉर्न कॉर्न के कुछ बोलते हैं उसे, ये वाला आता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर आगे ये जो है वो कुछ एग्जाम्पल से दिया हुआ है कीट परागण के लिए ना, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि परागण के अभिकर्मक या कारक जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे आपका सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आपके अपने दोस्तों के साथ। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है तो अच्छे से अभी कंटिन्यू, यानी कि रोज़ वीडियो आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। परागण के अभिकर्म के कारक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी को फिर से धन्यवाद, और माफ़ी चाहता हूँ कि अगले मतलब इतने दिन लेट किया, लेकिन अभी रोज़ आएंगे। थैंक यू।